ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के आगे पीछे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर और भी ना जाने कितने ग्रह, चांद और तारे भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो जगह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर तारों के बीच मौजूद है, क्या वहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट पाया जाता है या फिर क्या वो जगह खाली है? वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर तारों के बीच मौजूद इस खाली जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। साथ ही आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये जगह पूरी तरह से खाली नहीं होती। इंटरस्टेलर स्पेस में भी काफी स्टफ मौजूद होता है, जैसे कि 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम, जो कि बिग बैंग के दौरान अस्तित्व में आए थे। बाकी की 2% जगह पर हैवी गैसेस और डस्ट भी मौजूद होती है। हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में हर तरफ ऐसा ही मटेरियल फैला हुआ है, क्योंकि यह स्पेस के काफी बड़े भाग में फैला होता है। इसलिए इसकी इतनी ज्यादा मात्रा होने के बावजूद भी हमें यह दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्पेस पूरी तरह से खाली है। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को देखते होंगे या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि हमें तो यह खाली दिखाई देता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें हमेशा बहुत से डस्ट पार्टिकल्स और गैस पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, जो कि अंधेरे में टॉर्च जलाने पर आप देख भी सकते हैं। पर क्योंकि वह बहुत दूरियों पर फैले हुए हैं, इसलिए हमें हमारे आसपास का एनवायरनमेंट खाली लगता है। इसी तरह अंतरिक्ष भी दिखने में तो खाली दिखाई देता है, लेकिन वो भी हमेशा गैस पार्टिकल से भरा होता है, पर उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। यानी हमारा इंटरस्टेलर स्पेस कुछ जगहों पर काफी डेंस है और कुछ जगहों पर कम डेंस है। लेकिन यदि हम एक एवरेज डेंसिटी की बात करें, तो फिर इंटरस्टेलर स्पेस में पर क्यूबिक सेंटीमीटर में केवल एक ही एटम मौजूद होता है। लेकिन फिर भी यदि हम इसे हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें, तो इंटरस्टेलर स्पेस एक वैक्यूम की तरह ही लगता है, क्योंकि हमारी धरती के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी के मुकाबले काफी ज्यादा है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में आवाज को ट्रेवल करने के लिए भी कोई माध्यम नहीं मिलता और इसलिए हमें अंतरिक्ष में कोई आवाज सुनाई नहीं देती। साथ ही जितना भी मटेरियल इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद होता है, एस्ट्रोनॉमर्स उसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इंटरस्टेलर मीडियम ही है जहां पर तारों का निर्माण होता है, और यदि इंटरस्टेलर मीडियम मौजूद नहीं होता तो फिर शायद हम भी नहीं होते। न केवल इतना ही, इंटरस्टेलर मीडियम यदि नहीं होता तो फिर हमारे यूनिवर्स में कोई भी ग्रह और तारे मौजूद नहीं होते और हमारा यूनिवर्स एक खाली ठंडा स्पेस ही होता, जिसमें गैस और डस्ट पार्टिकल्स के सिवाय कुछ भी मौजूद नहीं होता। साथ ही इंटरस्टेलर स्पेस में जो थिक एरिया होता है उसे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहा जाता है। साथ ही इन्हें स्टेलर नर्सरीज भी कहकर बुलाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पर एक तारा जन्म लेता है। जब हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, तब केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद हुआ करते थे, जिसके कारण कोई भी ग्रह किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगाता था, क्योंकि तब इन ग्रहों के बनने के लिए हमारे यूनिवर्स में मटेरियल मौजूद नहीं था। लेकिन जब हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से तारों का निर्माण हुआ, तब उन्हीं तारों के इंटीरियर में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स बनने की शुरुआत हो गई। फिर जब कोई बड़ा तारा मरता था, तब वे सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड हो जाते थे, जिनके कारण वे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स इंटरस्टेलर स्पेस में फैल जाते थे। फिर इन्हीं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के कारण बाद में ग्रहों का भी निर्माण हुआ। हालांकि इन सभी ग्रहों में से अभी तक पृथ्वी ही अकेला एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, क्योंकि अब तक की सालों की रिसर्च में अंतरिक्ष में हम इंसानों को किसी भी तरह का इंटेलिजेंट जीवन देखने को नहीं मिला है। लेकिन यदि आपको इंटरस्टेलर स्पेस को और भी गहराई से समझना है, तो आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि हमारा सूर्य और इसमें मौजूद सभी ग्रह एक बड़ी सी गुब्बारे के अंदर मौजूद हैं, और उस गुब्बारे को हेलियोस्फीयर कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हेलियोस्फीयर क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि हमारी पृथ्वी के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसके कोर में मौजूद हैवी एलिमेंट्स के आपस में फ्रिक्शन से बनता है। यही मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी को हमारे सूर्य से आने वाले हाई चार्ज रेडियोएक्टिव पार्टिकल से बचा कर रखता है और हमारे ग्रह पर इन पार्टिकल्स को आने नहीं देता। इसी तरह हमारे सूर्य के कोर में भी बहुत से हैवी मेटल लगातार आपस में टकराते रहते हैं, जिसके कारण हमारे सूर्य के चारों ओर भी एक बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। जैसा कि हमारा सूर्य काफी ज्यादा बड़ा और मैसिव है, इसलिए इसके इस मैग्नेटिक फील्ड का आकार भी इतना बड़ा होता है कि वह हमारे सोलर सिस्टम को
अंदर ले लेता है और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पूरे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहे हाई चार्ज पार्टिकल्स और इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। इसी हीलियोस्फीयर में ही सूर्य बाकी अन्य ग्रहों को अपनी ग्रेविटी के कारण एक फिक्स्ड ऑर्बिट में बनाए रखता है और इसी हीलियोस्फीयर के बाहर की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह यानी कि नेपट्यून हमारी पृथ्वी से 30 AU की दूरी पर है और साथ ही हीलियोस्फीयर 120 AU की दूरी पर मौजूद है। हम यहाँ आपको बता दें कि 1 AU बराबर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि आखिर यह कितना दूर और कितना बड़ा है। लेकिन यह हीलियोस्फीयर गोल नहीं है, इसकी शेप एक पानी के बूंद जैसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीलियोस्फीयर हमारी गैलेक्सी में लगातार घूम रहा है और इसी गैलेक्सी के बीच का चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण हीलियोस्फीयर की जो साइड हमारे गैलेक्सी के मध्य यानी कि सेंटर की तरफ होती है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हीलियोस्फीयर की दूसरी तरफ यह प्रेशर काफी कम पड़ता है, जिसके कारण उसका शेप एक पानी की बूंद जैसा बन जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप हीलियोस्फीयर को अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हीलियोस्फीयर न केवल हमारे सूर्य के कारण बना है बल्कि हर एक तारे के पास अपना एक हीलियोस्फीयर मौजूद होता है। जितने भी करोड़ों अरबों तारे हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं, उन सब के हीलियोस्फीयर के बाहर की जगह को ही इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। साथ ही यह तारे अपने हीलियोस्फीयर के बाहर कुछ पार्टिकल्स लीक कर देते हैं या फिर इन तारों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाती है, जिसके कारण वे इंटरस्टेलर मीडियम बना लेते हैं। यही कारण है कि क्यों इंटरस्टेलर स्पेस खाली नहीं होता। साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि यदि आपको हीलियोस्फीयर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको हीलियोस्फीयर की एज यानी किनारे पर एक टर्मिनेशन शॉक लगेगा, लेकिन उसके बाद आप हीलियोपॉज में पहुंच जाएंगे। हीलियोपॉज वो जगह है जहां पर किसी भी तारे की ग्रेविटी असर नहीं करती और साथ ही यही इंटरस्टेलर स्पेस भी है। यदि हम बात करें हमारी धरती के एटमॉस्फेयर की, तो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 3 अंत्या यानी कि 3 के बाद 19 जीरो लगा दीजिए मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, या फिर आप इसे 3 × 10⁹ कह सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 3 × 10⁸ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और यदि बात करें हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो वहां पर केवल 3 × 10⁶ मॉलिक्यूल्स ही मौजूद होते हैं, जो कि 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। अब आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम धरती की सतह से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी कम होते जाते हैं। यही कारण है कि क्यों इंटरस्टेलर स्पेस में पर क्यूबिक सेंटीमीटर में केवल एक ही एटम मौजूद होता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यही कारण है कि इसे वैक्यूम भी कहा जाता है। लेकिन अब आप भी समझ गए होंगे कि इंटरस्टेलर स्पेस पूरी तरह से एक खाली जगह नहीं है, बल्कि वहां पर भी इंटरस्टेलर मीडियम मौजूद होता है, जिसमें न केवल हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है बल्कि गैस पार्टिकल्स और डस्ट के साथ साथ तारों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि यदि कोई तारा किसी भी कारण से अपने स्टार सिस्टम से अलग हो जाए, जैसे कि कोई एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से, तो ये भी संभव है कि वह तारा इसी इंटरस्टेलर स्पेस में आ जाए और फिर यहीं घूमता रहे। ऐसे तारों को रोग स्टार्स कहा जाता है और न केवल हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में रोग स्टार्स पाए गए हैं, बल्कि ऐसे ही कुछ रोग प्लैनेट्स का भी पता लगाया गया है। वैज्ञानिक इंटरस्टेलर स्पेस में भी इन आवारा तारों और ग्रहों के बारे में भी काफी अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही अब तक इस प्रकार के काफी ज्यादा रोग प्लैनेट्स और रोग स्टार्स को खोजा भी गया है। वैज्ञानिक ऐसे कई रोग स्टार्स पर लगातार नजर बनाए हुए हैं जो हमारी गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम के काफी करीब से होकर गुजर रहे हैं या भविष्य में हमारे सोलर सिस्टम के करीब से होकर गुजरने वाले हैं, क्योंकि यह तारे एक फिक्स ऑर्बिट में हमारी गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह आसानी से अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक हमेशा चिंता में रहते हैं कि कहीं कोई रोग स्टार भविष्य में हमारे सोलर सिस्टम की ओर ना आ जाए, क्योंकि रोग स्टार्स की ग्रेविटी हमारे पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकती है। वैज्ञानिकों ने कुछ रोग स्टार्स को ढूंढा है जो भविष्य में हमारे सोलर सिस्टम के काफी करीब से होकर गुजरने वाले हैं और वैज्ञानिक लगातार इन पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने 2 स्पेसक्राफ्ट को भी इस इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा था, जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर और सैटर्न पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को यूरेनस और नेपट्यून की ओर भी भेजा गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने यह फैसला किया
कि उन्हें मिशन एक्सटेंड कर देना चाहिए और फिर उन्होंने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर स्पेस में भी भेज दिया। फिर वॉयेजर मिशन का नाम वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन रख दिया गया। 25 अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। साथ ही यह पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो इंटरस्टेलर स्पेस में इंसानों द्वारा बनाया गया था। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।